Good morning students, today is your SST class and I will teach you chapter number 3 of history and I will continue from here today. Okay, so let's start. So जैसे पहले आप लोग पार्ट 1 में वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने फार्मिंग ऑफ कैश क्रॉप्स तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था, पढ़ा दिया था। अब हम यहाँ से करेंगे डिमांड फॉर इंडिगो की क्या डिमांड थी उस टाइम पर। ठीक है, इंडिगो उस टाइम पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था ब्लू डाई का। ठीक है, इंडिगो एक प्लांट का नाम है जिससे डाई बनती है। ठीक है, बहुत साल पहले और 100 स्पीशीज़ कम से कम इस प्लांट की 100 प्रजातियाँ पाई जाती थी पूरे ट्रॉपिक में। इसे इंडिगो फेरा बोलते हैं। ठीक है, इस नाम की जो प्रजातियाँ थी पूरे ट्रॉपिक में पाई जाती थी। ठीक है, बहुत ही कलरफुल नेचुरल डाई होती थी जो कि कंपेटेबल थी हर फाइबर के साथ, जैसे वूल, कॉटन, सिल्क और लाइनन के साथ। ये दूसरे प्लांट्स की डाइज की तरह नहीं होती थी। इंडिगो का जो डाइंग प्रोसेस होता था बहुत सिंपल होता था और इसमें ज़्यादा एफर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यानी बहुत कम मेहनत करनी पड़ती थी इस प्लांट से डाई बनाने के लिए। ठीक है, तो इंडिया उस टाइम पर इंडिगो का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर हुआ करता था जो कि इंडिगो को प्रोड्यूस करता था बहुत सेंचुरीज़ पहले। इसका एविडेंस है अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, जो कल्टीवेशन है इंडिगो का लार्ज स्केल पर हुआ करता था वो। ठीक है, 16th सेंचुरी में इंडिया में, और ये डॉक्यूमेंट किया जाता था यूरोपियन विजिटर्स द्वारा, यानी जो यूरोपियन विजिटर्स इंडिया में होने के लिए आते थे उनके द्वारा डॉक्यूमेंट किया जाता था 16th और 17th सेंचुरीज में। ठीक है, ज़्यादातर पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में इसका प्लांटेशन, इसकी प्रोडक्शन होता था। इसकी हाई वैल्यू की वजह से लोगों ने इसे ब्लू गोल्ड का नाम दे दिया था। ठीक, ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया था कमर्शियल कल्टीवेशन और इंडिगो का प्रोडक्शन इंडिया में। ठीक, जो इनिशियल सबसे पहला जो इसका प्लांटेशन शुरू हुआ था वो 1777 में हुआ था और 1788 में बहुत सारे प्रोडक्शन इंडिगो के ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीद लिए थे। ठीक है, जो कि बंगाल में ऑर्गेनाइज होते थे। ये जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटिव बन गया था 1837 से, जब प्लांटर्स को कॉट किया गया था कि वो खुद की ज़मीन को ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर इंडिगो का प्लांटेशन कर सकते हैं। बहुत सारी क्वांटिटी इंडिगो की पूरे बंगाल में होने लगी। ठीक है, ये जो एरिया था फोकल पॉइंट था किसका, प्रोसेसिंग एंड ट्रेड का। इंडिगो फैक्ट्री, यू कैन सी द पिक्चर है। ओके, तो इस पिक्चर में आपको है यहाँ पे इंडिगो फैक्ट्रीज थी जहाँ पर इंडिगो का प्लांटेशन होता था। ठीक, अब इंडिगो का कल्टीवेशन किस तरीके से होता है। इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए 2 सिस्टम यूज़ होते थे, एक निच और रियोती सिस्टम। ठीक है, तो निच सिस्टम क्या था, निच सिस्टम के अंदर इंडिगो कल्टीवेशन में प्लांटर्स जो थे इंडिगो प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, अपनी ज़मीनों पर, यानी वो क्या करते थे, जो उनकी ज़मीन होती थी, ठीक, यानी प्लांटर्स यानी जो किसान वगैरह होते थे उनकी ज़मीन पर वो इंडिगो का प्लांट लगाया करते थे। ठीक है, और फिर उसे डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। दे इधर ऑन द लैंड और टू इट ऑन हायर कल्टिवेट इंडिगो विद हायर पीजेंट, या तो उनकी खुद की ज़मीन होती थी या फिर वो किसी से ज़मीन लिया करते थे और उस पर अपना प्लांटेशन करते थे। ठीक, अब निच सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, सबसे पहले लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ज़मीन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी। इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा हाई फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती थी, यानी ऐसी लैंड जहाँ पर आराम से खेतीबाड़ी हो सके, और उसे कमर्शियली वेबल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट था उन लोगों के लिए, प्लांटर्स के लिए, कि वो कल्टीवेट करें उस पर, और लार्ज लैंड होल्डिंग्स, यानी उसके लिए ज़रूरी हो करता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो और जो ज़मीन हो वो ज़्यादा एरिया में एक्सपेंड हो। ठीक, फिर दूसरी प्रॉब्लम होती थी लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम। लेबर की प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बहुत बड़ा प्लांटेशन लगता था और जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी उस पर काम करने के लिए। ठीक है, उन दिनों पर बहुत सारे वर्क जो थे वो मैनुअल थे, कोई मेजर टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैनुअल यानी लोग अपने हाथ से काम करते थे। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि आज के ज़माने में अब टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे काम हो जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। तो इस वजह से लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, यानी मजदूरों की कमी पड़ती थी। फार्मिंग एड्स, इसमें क्या था कि इंडिगो कल्टीवेशन जो था बहुत वास्ट स्ट्रेचेस पर लैंड रिक्वायर्ड मैनी प्लव्स एंड ब्लॉक्स। ठीक है, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो प्लव्स वगैरह हैं, ब्लॉक्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती थी। ब्लॉक्स यानी से अभी भी लोग खेतीबाड़ी करते हैं तो बेल्स के पीछे कार्ट लगाकर उससे खींचते हैं, तो उसी तरीके से पहले होता था। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट थी वो डबल हो गई थी। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें राइस अगर हम उगाते हैं, जैसे हमने चावल की गेहूँ उगाए, तो चावल की खेती बाड़ी करने के लिए, चावल के क्रॉप को उगाने के लिए जितनी मेहनत लगती थी इंडिगो इंडिगो को प्रोड्यूस करने में उससे डबल मेहनत लगती थी। ठीक, तो ये निच सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। अब आता है रियोती सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर रियोती सिस्टम इंडिगो कल्टीवेशन का एक सिस्टम था, दूसरा सिस्टम था। इस सिस्टम के अंदर जो प्लांटर्स थे, यानी जो पीजेंट्स, जो किसान थे, उन्हें फोर्स किया जाता था, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती थी कि वो एक एग्रीमेंट साइन करें या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर जो साइन करता था वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें कैश मिलता था थोड़ा सा। ठीक है, प्लांटर्स से लो रेट पर, ठीक है, इंटरेस्ट पर। ठीक है, उन्हें क्या मिलता था, यानी कैश मिलता था लो रेट पर, इंटरेस्ट पर।
लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, यानी उसका प्रोडक्शन करने के लिए इंडिगो का। और बट द लोन टर्म दैट इंसिस्टेड दैट द रियोट कल्टिवेशन इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। और जो लोन टर्म्स थे वो इंसिस्ट करते हैं कि जो कल्टिवेट होगा इंडिगो, उस पर उसे 25% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा उसकी होल्डिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब रियोती सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब लोन प्रोवाइड होता था पीजेंट्स यानी किसानों को, तो उसे वापस इट कुड नेवर बी पेड बैक बाय द पीजेंट एंड दे गॉट इनटू अ विक्सियस साइकिल ऑफ लोन्स एंड डेट। अब उन लोगों ने उन्हें लोन दे दिया ज़बरदस्ती, ठीक है, उन लोगों ने लोन ले लिया, लेकिन उसे वापस चुकाने के लिए, उसका इंटरेस्ट वगैरह देने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं करते थे, ठीक है। तो जो इंडिगो, और ये इसलिए क्योंकि इंडिगो का जो प्लांट जब वो लोग अपनी ज़मीन पर लगाया करते थे उसकी वजह से मिट्टी की क्वालिटी को अफेक्ट हुआ करता था। यानी इंडिगो का जब प्लांट लगता था तो वो जड़ों के अंदर जाकर सॉइल की जितनी भी न्यूट्रिशन होता है वो सब खींच लेता था और उससे सॉइल को अनफिट बना देता था किसी और कल्टीवेशन के लिए। यानी अगर आपने इंडिगो के प्लांट पे कल्टीवेशन किया, अगर आप फिर उसके कल्टीवेशन के बाद किसी और चीज़ का क्रॉप लगाना चाहते हैं, राइस का या फिर वीट का, तो आप वो नहीं कर सकते, वो मिट्टी फिर बेकार हो जाती थी उसकी कल्टीवेशन के बाद, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रियोती सिस्टम के साथ आती थी क्योंकि लोग फिर कोई और कल्टीवेशन कर नहीं पाते थे और उसके बाद उनके पास इतना हिसाब नहीं होता था, इतनी उनकी एबिलिटी नहीं हो पाती थी कि वो कर्ज वगैरह वापस कर सकें उनका, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो उनकी ज़मीन छीन लिया करते थे, ठीक, उनके डेप्थ न देने पर। अब ब्लू रेबेलियन और इंडिगो रिवॉल्ट हुआ इस चीज़ में, इस मैथड में जो एक्सप्लॉइटिंग द पुअर फार्मर, यस। सो इसके अंदर क्या, इस रिवॉल्ट के अंदर क्या हुआ था, बहुत सारे मेथड थे जिसकी वजह से जो पुअर गरीब फार्मर्स थे, किसान थे, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, नहीं, वो बर्बाद किया जा रहा था। जो पीजेंट्स थे उन्हें अब ये समझ आ गया था कि प्लांटर्स जो हैं हल्के हल्के उनकी ज़मीन और उनके सामान उनकी ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं क्योंकि वो लोग डेप नहीं दे पाते थे, तो उसके बदले उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जाता था, ठीक है। जो लैंड होल्डिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई थी क्योंकि आउटपुट इतना अच्छा नहीं आ पाता था। इस वजह से फार्मर्स ने ये डिसाइड किया कि उन लोगों ने, प्लांटर्स जो हुआ करते थे, उन लोगों को रेंट देना बंद कर दिया, ठीक है। इंडिगो फार्मर्स ने एक वॉल्ट ऑर्गेनाइज किया प्लांटर्स के अगेंस्ट, जिसका नाम ब्लू कलर ऑफ द इंडिगो प्लांट पड़ा। 1859 में मार्च में जो रिवॉल्ट था बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। बहुत सारे रियोत जो थे बंगाल में, उन्होंने मना कर दिया था कि अब हम इंडिगो का प्लांटेशन नहीं करेंगे। जो रियोती थी उन लोगों ने मना कर दिया था कि अब वो लोग प्लांटर्स को रेंट पे नहीं करेंगे। उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज़ को अटैक किया, ठीक है, अपने वेपन्स के साथ, और जो भी उनके पास था उसके साथ उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। वहाँ पर उनकी इंडस्ट्रीज़ पर, फैक्ट्रीज़ पर अटैक करना शुरू कर दिया। हल्की सी उनकी कोऑर्डिनेशन थी वो भी ख़त्म हो गई थी। हालांकि जो वुमेन थी, जो औरतें थी, उन लोगों ने भी इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया अपने मटकों के साथ, जो उनके घर के बर्तन वगैरह थे वो उसके साथ उनसे लड़ी, ठीक है। तो ये रिवॉल्ट इस तरीके से स्टार्ट हुआ क्योंकि एक तरीका का ये फार्मर्स का गुस्सा था। अब ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था वो नादिया डिस्ट्रिक्ट, यानी एक ज़िला था नादिया, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर दिगंबर बिस्वास, विष्णु चरण बिस्वास, जिन्होंने सबसे पहला कदम उठाया था इस प्लांटर्स के अगेंस्ट, ठीक है। जो रिवॉल्ट थी, लड़ाई थी, बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैल चुकी थी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बुर्दवान, पाबना, खुलना, नजराइल एक्सेट्रा। बहुत सारे इंडिगो प्लांटर्स जो थे उन्हें पब्लिक ट्रायल पर रखा गया, एग्जीक्यूट किया गया। जो इंडिगो डिपोट्स थे वो बिल्कुल जला दिए गए थे। बहुत सारे प्लांटर्स जो थे उन्होंने अवॉइड बीइंग कॉट, ठीक है, उन्हें वो भागने से बचे। अब क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, बहुत सारे हिस्ट्रियंस जो कि चंद्र बागल, एनआरसी मजुमदार, उन्होंने डिस्क्राइब किया रिवॉल्ट की एक नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन था और एक पैसिव रेसिस्टेंस था, जिससे कहा गया है कि जो कि गांधी जी द्वारा सक्सेसफुली अडॉप्ट किया गया था, ठीक। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी यूनाइटेड किंगडम में, उन्हें इन रिपोर्ट्स को रिएक्ट किया, इंडिया से जो मिली थी उन लोगों को, जो क्वीन ने डिक्लेयर किया कि इंडिगो को कंपल्सरी नहीं किया जाएगा रोड्स के अकॉर्ड। यानी इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो क्वीन ऑफ यूरोप थी उन्होंने ये रिपोर्ट दी, उन्होंने ये कंपल्सरी किया कि अब यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है कि आप इंडिगो प्लांटेशन के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते, यानी किसी भी पीजेंट को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं उसकी प्लांटेशन के लिए। जो इसे करना चाहता है, इसका प्रोटेक्शन करना चाहता है, वो कर सकता है, और जो नहीं करना चाहता वो नहीं कर सकता, ठीक है। देयर इज़ नो चॉइस ऑफ मैंडेटरी है, okay. As you can see, the chapter has finished. Class, read the chapter very carefully, understand it. If you have any problem, then you can contact me also. Okay, thank you.